तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रीता जी और हिमांशी जी को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आज के दिन में इस एक डिस्कशन का उन्होंने आयोजन किया है जिसमें हम सब आके अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पा रहे हैं, एक दूसरे का हम जान पा रहे हैं। और साथ ही साथ महेंद्र सर और शिवानी जी और बाकी साथियों को मैं भी नमस्ते कहना चाहूँगा जो आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि पतंग एक्चुअली एक यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ लीड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि युवाओं के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ऐसे युवाओं को बनाना जो कि सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव चेंजेस के लिए नेतृत्व ले पाए। तो इस काम के दौरान हमने ये एक्सपीरियंस किया कि युवाओं को नेतृत्व में डेवलपमेंट करने के लिए शिक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है एक्चुअली। तो उस चीजों को लेते हुए जब हम एजुकेशन में काम करने के लिए गए, ड्रॉप आउट बच्चों के साथ और स्कूल गोइंग बच्चों के साथ हम जब काम करने गए, तो सिमिलर जो पहले हिमांशी जी और शिवानी जी भी प्रेजेंट कर रहे थे कि एक एक्सपीरियंस हम लोग का हुआ कि स्कूल का जो लैंग्वेज है और बच्चा जो अपने आसपास या अपने घर में जो बोलता है उस लैंग्वेज में बहुत बड़ा एक गैप है। स्कूल का जो एजुकेशन है वो बच्चे का कल्चर ट्रेडिशन जो उसका डेली बेसिस जो प्रैक्टिस है, उसका डेली बेसिस जो लैंग्वेज है, साइंस है, ईवीएस है, जो वो बचपन से देखता आ रहा है उसके साथ उसका कहीं ना कहीं एक कनेक्शन नहीं है। साथ ही साथ उस चीज का रेस्पेक्ट भी नहीं है। साथ ही साथ बच्चे जो स्कूल में जो चीज हो रहा है उसमें बच्चा लिंक नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसको स्कूल में आना और स्कूल में आके बैठना उसके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष है और उसको एक्सक्लूड कहीं ना कहीं एक्सक्लूडेड फील हो रहा है चीजों को लेते हुए। तो पतंग में इस चीजों को लेते हुए ही हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि ये जो चीज है वो कैसे दूर हो पाए, एड्रेस हो पाए। तो 2016 से हमने मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया और बच्चों के साथ हम काम करना शुरू किया। ये हम लोग का अप्रोच है। हम बच्चों के साथ जो काम कर रहे हैं स्कूल में और कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, हम मिक्स अप्रोच को लेते हुए काम कर रहे हैं। इसमें होल अप्रोच और पार्ट अप्रोच दोनों हम शामिल कर रहे हैं। एक बच्चा जब स्कूल में आता है वो अपना हर चीज को वो एक्सप्रेस करता है, सेंटेंस में एक्सप्रेस करता है। वो कभी नहीं बोलता है कि आ या ऐसा नहीं बोलता। वो बोलता है कि मुझे खाना चाहिए या मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ या मुझे खेलना चाहता हूँ। वो पूरा जो अपना व्याख्या है वो सेंटेंस में करता है। तो उसकी वजह से हमने उस चीजों को लेते हुए डिजाइन किया है कि हम लोग का जो क्लास 1 में जो बच्चा आता है वो अपना मदर टंग में ही पढ़े। क्लास 2 में जब बच्चा आएगा तो मदर टंग के साथ साथ जो स्कूल का लैंग्वेज है, जो एकेडमिकल लैंग्वेज है, वो चीज को हो जाए। और क्लास 3 में वो जब आ रहा है तो मदर टंग साथ ही साथ जो स्कूल लैंग्वेज है और अदर जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है या अदर लैंग्वेज है, वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, अदर लैंग्वेज चाहे वो संस्कृत हो, तो अदर लैंग्वेज में हो जाएगा। तो हम मदर टंग प्लस स्कूल लैंग्वेज प्लस ऑफिशियल लैंग्वेज इस अप्रोच में हम काम कर रहे हैं एमिली को लेते हुए। कुछ लर्निंग जो मॉडल को हम इसमें शामिल किए हैं और जो है कि पार्टिसिपेट लीड अप्रोच को हम शामिल करते हैं इसमें, जिसमें कि बच्चा जो है वो सेंटर है। मतलब बच्चा उसमें खुद लीड करेगा, खुद प्रैक्टिस करेगा, उसे जो चाहिए इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट एरिया को लेते हुए डिजाइन होगा। बच्चा जो चीजों को जानता है वो चीजों को लेते हुए हम बाकी चीजों को कैसे एड्रेस करें वो चीजों को लेते हुए इसमें है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब बच्चा खुद करके सीख के उसमें जा करेगा, उस प्रैक्टिस करके करेगा, तो जिसमें से वो लर्निंग को वो रटेगा नहीं, वो एक्सपीरियंस करेगा। और हम सभी को पता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो लाइफ टाइम रहता है, रटा हुआ बस एग्जाम तक रहता है। तो इस चीज ये है। और पार्टिसिपेटरी और कोलैबोरेटिव जो लर्निंग है ये एक चीज है, उसमें पीयर लर्निंग मॉडल को हम लाते हैं और बोथ वे कन्वर्सेशन मतलब वन वे कन्वर्सेशन ना होते हुए कैसे बच्चे का भी चीज को वहां आए और जो टीचर या फैसिलिटेटर हुए दोनों का कन्वर्सेशन होते हुए कैसे बच्चा सीखे, ये चीज को हम प्रायोरिटी बेसिस में हम बच्चे के लर्निंग में लाए हैं। और जो मदर टंग लोकल जो लैंग्वेज है जितना हो पाए हम बच्चे के
मदर टंग को कैसे हम इस्तेमाल करके एक वे ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कर पाए, उस चीज को हम फॉलो करते हैं। जो लोकल बेस्ड मटेरियल्स को यूज करके हम कैसे कर पाए वो चीज को हम करते हैं। और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बच्चे का कल्चरल जो प्रैक्टिस है, जो कॉमिटी का प्रैक्टिस है, जो लोकल जो नेचर है वो कैसे बच्चे के लर्निंग में आ पाए, पढ़ाई में आ पाए, वो चीज को फॉलो करके हम आगे कर जाते हैं। नेक्स्ट, ये जब हम पहले शुरुआती दौर में हम जाके कमेटी में और स्कूल में बच्चों के साथ काम करना शुरू किए, तो उस एक्सपीरियंस को लेते हुए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया 4 कॉम्पिटेंसी को बेस करते हुए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 कॉम्पिटेंसी को बेस करते हुए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। और ये स्ट्रक्चर के बाद हमारा एक क्लियर विजन हो पाया कि एक क्लियर पाथ हमें मिल पाया कि एक्चुअल में एमिली को लेते हुए हम बच्चे को अगर जाना चाहते हैं, बच्चे को शिक्षा को अगर बढ़ाना चाहते हो, किस वे में हम जाए। तो जैसे कि मैं बोल चुका हूं कि लर्निंग सेंटर के माध्यम से हम बच्चों के साथ एक्चुअली काम कर रहे हैं। तो ये एक व्यू में हमने देने की कोशिश की है कि लर्निंग सेंटर में एक्चुअली हम लोग का क्या हो रहा है। तो जब पूरा लर्निंग सेंटर हम लोग का एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, तो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग और स्टोरी मेकिंग ये सब प्रोसेस होता है। बच्चे खुद स्टोरी बोलना और बनाने की कोशिश करते हैं। वर्ड मेकिंग चीज होता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, बच्चा यहाँ पे अपने बारे में, अपने एरिया के बारे में वो प्रेजेंटेशन करने की, अपने बात रखने की एक स्पेस है यहाँ पे। ओन एक्सपीरियंस को शेयर करने की एक मतलब स्पेस यहाँ पे बच्चे को मिल पाता है। डिस्कशन थ्रू जो कुछ पिक्चर कार्ड हमारा बनाया हुआ है, जो कि जो बच्चा जानता है, जो चीज वो देखा हुआ है अपने सराउंडिंग में, उस चीजों को लेते हुए कुछ पिक्चर कार्ड और कुछ वर्ड कार्ड हमारा बना हुआ है, जिसको लेते हुए रेगुलर बेसिस डिस्कशन, कुछ लोकल लिविंग ऑन लिविंग जो थिंग है उसको लेते हुए डिस्कशन करना, ताकि बच्चों का लिसनिंग और स्पीकिंग जो कॉम्पिटेंसी हम बात कर रहे हैं वो कैसे डेवलप हो पाए। साथ ही साथ लाइब्रेरी एक्टिविटीज भी एक इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, जहाँ पे रेगुलर बेसिस हम वीकली बेसिस में बच्चों के साथ लाइब्रेरी एक्टिविटीज करते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग हुआ, स्मॉल स्टोरी बुक रीडिंग हुआ, पिक्चर बुक रीडिंग हुआ, ये सब एक्टिविटी को हम करते हैं ताकि बच्चों का रीडिंग प्रैक्टिस हो पाए और रीडिंग हैबिट उनका डेवलप हो पाए। आर्ट को रहते हुए कुछ बच्चे का जो स्किल होता है, आर्ट क्राफ्ट लोकल स्किल्स होता है, उसको भी हम यहाँ पे प्रमोट करते हैं। एक स्पेस मिलता है जहाँ बच्चा उस तरीके से भी अपने बातों को रख पाए। यहाँ पे ट्रेडिशनल गेम की बात हम कर रहे हैं, तो जो हमारा कमेटी है वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम है, जो कि उसमें ही ईबीएस है, उसमें ही लैंग्वेज है, उसमें ही मैथमेटिक्स है। तो हमने वो सब गेम को कलेक्ट करके एक छोटा सा बुक बनाया है, उसका नाम है खेली कूदी सीखीबा, खेलकूद के सीखना। एक किताब बनाया हुआ है जिसमें कि ये सब चीजों को लेते हुए वो किताब बच्चों के साथ फैसिलिटेट होता है कम्युनिटी में जाके, लर्निंग सेंटर में जाके, जहाँ पे कि बच्चा खेल कूद के ही और उस गेम से ही ईबीएस मैथ और लैंग्वेज इस सब चीज को हम इंश्योर करते हैं बच्चा कैसे सीख पाए। लोकल जो एरिया होता है, जैसे कि बैंक हो गया, पंचायत ऑफिस हो गया, कि लोकल ऑक्यूपेशन सेंटर जहाँ पे वो कुम्हार का हो गया, लोहार का एरिया हो गया, एग्रीकल्चर फार्मल लैंड हो गया, वहां पे बच्चों को हम एक्सपोजर लेके जाते हैं। यहाँ हमारा एक थिंकिंग है कि पूरा बस एक क्लासरूम नहीं, एक किताब नहीं, पूरा एक गाँव ही बच्चे का लर्निंग सेंटर है, बच्चे का बुक है, एक गाँव ही पूरा बच्चे का बुक है। तो एक्सपोजर का पार्ट हम यहाँ पे रखते हैं ताकि बच्चा खुद जाके एक्सपीरियंस करके यहाँ पे आ पाए। और यहाँ पे कमेटी का बहुत एक बड़ा रोल होता है, कमेटी खुद यहाँ पे एक्सपोजर बच्चे को देते हैं, इस पार्ट को बच्चे का फैसिलिटेट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है कमेटी एंगेजमेंट पार्ट है। जैसे कि एमिली का बात अगर हम बोलें तो कमेटी जो है
मतलब एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। हम यहाँ पे सब कोई बात कर रहे हैं कि कमिटी में लोकल हिस्ट्री, लोकल नॉलेज, लोकल जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, उनके ज्योग्राफी को लेते हुए, उनकी हिस्ट्री को लेते हुए कमिटी का एक बहुत बड़ा मतलब पकड़ है, नॉलेज है चीजों को। और जहां हम एमिली का बात करते हैं तो वहां पे इस सब नॉलेज का एक बहुत बड़ा रिसोर्स है हम लोग के लिए। तो इसके वजह से कमिटी को कैसे बच्चे के लर्निंग में इंश्योर कर पाएंगे और कैसे बच्चे के शिक्षा में कमिटी का भी एक रोल हो, इसको इंश्योर करने के लिए हम जो है कमिटी का सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी करते हैं। रेगुलर बेसिस उनके साथ मीटिंग होता है ताकि कमिटी जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का मदर टंग का जो नीड है उसको समझे, बच्चे के जो इस चीज में उनका जो रोल है एज ए रिसोर्स पर्सन वो चीज को समझ पाए, वो चीज होता है। स्कूल लेवल में कैसे इंश्योर हो पाए मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, इसके लिए हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन एक एग्जिस्ट इंस्टीट्यूशन है स्कूल में, उसको हम यहाँ पे स्ट्रेंथन करते हैं। उनके साथ रेगुलर बेसिस हम लोग का बातचीत होता है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होता है ताकि वो इस चीज को समझे और इस चीज को स्कूल में इंश्योर भी करें। और जो स्कूल में हम लिटिल हरी अप। हाँ। और जो हम लोग का जो रिसोर्स मटेरियल इस चीज में बनाने की प्रोसेस में ये सब में कमिटी का इन्वॉल्वमेंट। और एक वही है तो हम लोग करते हैं मोबाइल लाइब्रेरी, जिसमें कि किताब लेके कमिटी में जाते हैं, जहाँ कमिटी पीपल खुद वो चीज को इंश्योर करना और बच्चों के साथ फैसिलिटेट करना, ये सब करते हैं। साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग इवेंट्स, स्पीकिंग इन फास्ट सब हम कमिटी में करते हैं, जहां पे कि कमिटी पीपल खुद इन्वॉल्व होकर बच्चे, टीचर, कमिटी पीपल सब यहाँ पे पार्टिसिपेट होते हैं और शेयरिंग करते हैं ईच अदर के साथ। एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये इनका एक बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से तो हम टीचर के साथ ओरिएंटेशन और डिस्कशन रेगुलर बेसिस एमिली को लेते हैं, उसके अप्रोच एस्पेक्ट को लेते हुए हमारा टीचर्स के साथ होता है। डिजाइनिंग प्लानिंग प्रोसेस में हम टीचर को इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो भी उस प्रोसेस में जाए और इसको ओन प्रोग्राम की तरह देखे, ना कि एक अलग कहाँ से आया वो चीज ना हो। मंथली बेसिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो डीओ एडीओ उनके साथ हमारा मीटिंग होता है और वहाँ पे हम इस चीज को शेयरिंग करते हैं, साथ ही साथ उनका जो व्यू पॉइंट रखते हैं ताकि प्रोग्राम को और अच्छे हम कैसे ले पाए। और हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल जो डिस्कशन कंसल्टेशन कुछ चीज होता है एमली को लेते हुए, उसमें हम उनको इनवाइट करते हैं एज ए रिसोर्स और एज ए प्रैक्टिस पर्सन। तो ये एक है। यहाँ पे कुछ पब्लिकेशन की बात हम कर रहे हैं, जो हम लोकल जो कमिटी पीपुल हैं और टीचर को लेते हुए हम यहाँ पे कुछ बुक्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो कि लोकल स्टोरी, लोकल चीजों को लेते हुए यहाँ पे ये चीजों लाए हुए हैं। और तो कुछ 25 समथिंग हम बुक जो रीडिंग मटेरियल, स्टोरी बुक्स, पिक्चर बुक्स, लोकल सॉन्ग को लेते हुए बनाए हैं। 50 सेट ऑफ लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल जो कि कमिटी से कलेक्ट हुआ है और कमिटी को इन्वॉल्व करके हमारा लैंग्वेज, मैथ और ईवीएस को हमने बनाए हुए। और पहले जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि एक लैंग्वेज स्ट्रक्चर, एजुकेशन स्ट्रक्चर एक हमारा डेवलप हुआ है, जो कि हमारे लिए एक मार्गदर्शन है इस चीज को आगे लेकर जाते हुए। थैंक यू। ये मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था और थैंक यू आप सबको सुनने के लिए और समय देने के लिए। Yes, thank you very much, Rupesh. I think Anjali wants to speak, say something. Anjali, I'll come back. I'll come to you. आप थोड़ी देर में आती हूँ। आपकी भी बहुत अनुभव है और आप जरूर हमारे इस चर्चा में कुछ हमें इंसाइट्स दे सकती हैं। पर इसको डिस्कशन को आगे लेते हुए मैं बढ़ना चाहूंगी। रुपेश, पहले तो थैंक यू फॉर ए ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। और जो संघर्ष की बात महेंद्र जी कर रहे थे, वो संघर्ष जारी है। और पर हम देख रहे हैं कुछ साल से हमें काफी ज्यादा मदद मिल रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। और मुझे लग रहा है कि जो हमारी एमएलई पॉलिसी है उससे भी हम मदद ले पा रहे हैं, बिकॉज इट्स गिविंग अस एटलीस्ट सम लेजिटिमेसी टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क
in the state, and I think that's something that we can see कि अगर हम बाकी स्टेट में एज ए नेटवर्क हम आ सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं, उस पर हमें एक वे फॉरवर्ड शायद हो सकता है. सो थैंक यू फॉर दैट. नाउ आई विल गो टू शिवानी. एंड शिवानी, आपने तो इस पे काफी काम किया है, और ये कहीं ना कहीं एविडेंस की तो अभी आवश्यकता नहीं है कि मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जो है वो हमेशा बेहतर साबित हुआ है बच्चे के लिए, स्कूल के उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए. तो उसके बावजूद भी हम क्यों फिर वापस चले जा रहे हैं, जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो वो डोमिनेंट लैंग्वेज में हो जा रहा है. मंजूला मिश्रा जी ने जरूर इसकी जो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया उन्होंने, बट इफ यू कैन रियली गिव अस लिटिल मोर इनसाइट दैट वुड बी हेल्पफुल. श्योर. देखिए, एक महत्वपूर्ण रीजन, इसीलिए मैंने जब अपनी बात रखी थी तो ये कहा था कि सभी की भाषाओं को शुरू से आगे तक रखना बहुत जरूरी है. जिन भी लोगों ने फील्ड पे काम किया है वो सब जानते हैं कि देखिए, अगर आपके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और हायर एजुकेशन का एक्सेस सिर्फ कुछ लैंग्वेजेस में रहेगा तो बहुत स्वाभाविक है कि पेरेंट्स, गार्डियंस, टीचर्स भी एक एंजाइटी महसूस करेंगे, राइट, कि अगर आगे जाके बच्चे को हायर एजुकेशन का एक्सेस सिर्फ अंग्रेजी में या हिंदी में या उड़िया में मिलेगा तो फिर वो मातृभाषा को सिखा के कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, राइट. इनफैक्ट इंडिया के अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, देन आई थिंक a very significant percentage of higher education actually is exclusively in English. तो जब आप आगे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उन लैंग्वेजेस में नहीं कंटिन्यू करेंगे तब तक पेरेंट्स और देखिए, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज का पावर से बहुत गहरा संबंध है. जिन लोगों का लैंग्वेज डोमिनेंट लिस्ट में ज्वाइन नहीं हो पाया है, शेड्यूल लिस्ट में ज्वाइन नहीं हो पाया है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं बन पाया है, वो पावर को भी कंट्रोल करने वाले ग्रुप्स नहीं है. तो ये उन तबकों को एंशियस फील करना कि अगर हमारे पास ये लैंग्वेज नहीं होगी तो हम ये नहीं हासिल कर पाएंगे, बहुत स्वाभाविक है. And we have to understand where they're coming from rather than thinking कि ये लोग जानते नहीं हैं, ये लोग समझते नहीं हैं. ये लोग समझते हैं और शायद हमसे बेहतर समझते हैं. इसीलिए कोई भी अर्ली ट्रांजिशन प्रोग्राम्स या ट्रांजिशन प्रोग्राम्स अपने आप में एस्टैब्लिश करते हैं कि मदर टंग का यूज सिर्फ मेन स्ट्रीमिंग के लिए है, मदर टंग का यूज सिर्फ है कि वो डोमिनेंट लैंग्वेज तक सेंसिटिवली ले जा पाए. अब हम जोर जबरदस्ती करके आपको डोमिनेंट लैंग्वेज नहीं सिखाएंगे, हम आपके ही मदर टंग को यूज करके बहुत सेंसिटिवली सिखाएंगे, लेकिन सीखनी तो आपको वही पड़ेगी. तो जब तक लैंग्वेजेस आगे तक कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम ट्रांजिशन मॉडल्स को छोड़ के मेंटेनेंस मॉडल्स की बात नहीं करेंगे, राइट. हम हायर एजुकेशन और रिसर्च और लैंग्वेजेस में एक्सपैंड नहीं करेंगे तब तक ये एंजाइटी रहेगी, और ये एंजाइटी जस्टिफाइड है, राइट. यहाँ पे इसीलिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि हायर एजुकेशन का एक्सेस भी इंग्लिश सेंट्रिक ना रहे. और दूसरी चीज ये भी है कि देखिए, उड़ीसा में महेंद्र जी ने काम किया है, बहुत लोगों ने काम किया है शुरू में, क्योंकि मैं एज अ रिसर्चर जो वो काम कर रहे थे उसको डॉक्यूमेंट की हूँ. शुरू में जब हम एमएलई स्कूल शुरू हुए थे, ये आंध्रा में भी उड़ीसा में भी, जब हम जाते थे तो बहुत बार कम्युनिटी इंटरैक्शंस में कम्युनिटी के लोगों को खुद इस चीज पर भरोसा नहीं था, या नॉट एवरीबडी वाज हैप्पी दैट मल्टीलिंगुअल एजुकेशन वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. कुछ लोग एकदम खुश थे, कुछ लोग शायद नहीं भी थे. लेकिन मैंने 2009 से जाना शुरू किया था, 2013-14 तक मैं गई हूँ, और उसके बाद 2017-18 में भी गई हूँ. 3-4 साल बाद जाके वही लोग अब डिफरेंस देख पाते थे अपने उस बच्चे के पढ़ाई में और सीखने में
जो डोमिनेंट लैंग्वेज स्कूल में पढ़ा था और ये बच्चा जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन स्कूल में जा रहा है, मैंने अपने फील्ड वर्क के दौरान ये तक देखा है कि बच्चों को माता पिता ने किसी प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया है। ये मैं पार्लखेमुंडी की बात कर रही हूँ, उस ब्लॉक के कुछ गांव की बात कर रही हूँ, और बच्चों ने जिद करके दोबारा मल्टीलिंगुअल एजुकेशन स्कूल्स में आए हैं कि यहाँ पे समझ में आता है, यहाँ पे हमको लगता है कि हम भी क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कम्युनिटी को भी देखिए आपको उनको टाइम देना पड़ेगा, उनको डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और हायर एजुकेशन को बाकी लैंग्वेजेस में भी इंश्योर करना पड़ेगा। अदरवाइज ये वाला जो एक कमेंट है कि आप अपने बच्चों को तो अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, हमारे बच्चों पे आप हमारा मदर टंग इम्पोज करेंगे, ये एंजाइटी एकदम लाजमी है। और एक चीज मैं जो एक लास्ट पॉइंट छोटा सा जरूर बोलना चाहूंगी कि जो मैं बोल रही हूँ कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन फॉर ऑल, राइट, आप अगर देखेंगे ओनली द प्रिविलेज्ड कैन अफोर्ड टू बी मोनोलिंगुअल्स। मैं हर साल, जैसे आपने कहा कि मैं मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पे कुछ कोर्सेज ऑफर करती हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, और स्टूडेंट्स हर साल एक लिंग्विस्टिक सर्वे करते हैं दिल्ली के ही स्टूडेंट्स पे, और जो हमने पाया है कि मोनोलिंगुअल्स इंडिया में वैसे बहुत कम है, पर जो मोनोलिंगुअल्स आज के जमाने में हैं भी वो उन परिवारों से आते हैं जिसमें माता पिता भी अंग्रेजी में बोलते हैं। एंड देयर आर नो मोनोलिंगुअल्स क्योंकि स्कूली शिक्षा में उनको थोड़ा बहुत हिंदी या कोई और लैंग्वेज तो पढ़नी होगी, बट मोनोलिंगुअल इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर कंफर्टेबल, they are not comfortable in the second and third languages at all. The burden of multilingualism is on the one who's the most distant from the dominant language, right? So if I'm not an English speaker, अगर मैं हिंदी मातृभाषी हूं तो मुझे अंग्रेजी तो सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हिंदी मातृभाषी भी नहीं हूं, मेरी मातृभाषा कांगड़ी है, इसलिए मुझे हिंदी और अंग्रेजी तो और सीखनी पड़ेगी। उड़ीसा में जो सौरा ट्राइब का है, उसको सौरा के साथ साथ उसको उड़िया, हिंदी और इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि मोनोलिंगुअल लोग ही पावर में है और उनके पास सबसे ज्यादा बुद्धि है, सबसे ज्यादा बुद्धि का काम, सबसे ज्यादा कॉग्निशन तो वो लोग कर रहे हैं जिनकी लैंग्वेज सबसे डिस्टेंस पे है, right? So why should the burden of multilingual be only on the linguistic minorities? आपको मतलब एलीट स्कूल्स में, सब स्कूल्स में आपको हर एक को पुश करना पड़ेगा मल्टीलिंगुअल स्पीकर बनने के लिए, तभी अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल लैंग्वेजेस में आएंगी, एंड द मोनोलिंगुअल स्पीकर्स विल बिगिन टू अंडरस्टैंड देयर प्रिविलेज, राइट? सो I think that is important. Languages have to be carried on till higher education, at least as many languages as possible to begin with. And there have to be employment opportunities ensured in multiple languages. Otherwise, then there is a hypocrisy. Yes. Yeah, very well said, शिवानी. And I think आप बारंबार वही बात हमारे साथ लेके आ रहे हैं, वो जस्टिस वाली और वो जो राइट्स और जो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप कर रहे हैं, उसको आप अंडरलाइन कर रही हैं। तो महेंद्र सर, फिर उसी बात को लेते हुए ना, जब भी हम मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम की बात बिना करे वो खत्म नहीं होता है। सो माय क्वेश्चन टू यू सर इज प्रमोशन ऑफ एमएलई एंटी इंग्लिश? क्योंकि ये हम लोग फेस करते हैं फील्ड में भी, तो आप इसमें क्या बोलना चाहते? देन आई विल कम टू यू अंजलि सर, के बाद मैं आपके पास आऊं। कोई एक भाषा दूसरे भाषा का शत्रु नहीं है, ये तो सोच लेना चाहिए। अगर शत्रु होते तो इस देश में इतने भाषा नहीं होता। और इंग्लिश तो सबका प्यारा है, हिंदी फिल्म जैसा प्यारा है, इंग्लिश भाषा भी ऐसे सारे लोगों का प्यारा है। इसलिए प्यारा है कि लोग बोलते हैं कि गांव में मैं काम को ठीक से कर रहा था, साला लेके आके राजनीति में पॉलिटिक्स डाल दिया। बात समझ रहे हैं? तो ये जो इंग्लिश भाषा, चाहे रिक्शा वाला हो चाहे गरीब हो, सारे लोग पैसा खर्चा करके इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। हालांकि खुद अंग्रेज लोग इसका, रॉबर्ट फिलिप्सन खुद कहता है कि ये पागलपन है, क्योंकि हमारे देश में, भारत में 14% लोग इंग्लिश में वाकिफ हैं, बाकी 94% लोग इंग्लिश के साथ कोई काम ही नहीं है। और उसी 14% से 2-3% लोग होंगे
ये 2.5% लोग हैं जो कि केवल इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं। बाकी लोग अपने रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ के इंग्लिश को अख्तियार करते हैं, और उन लोग का इंग्लिश लिखने पढ़ने वालों का समझने वालों का 14% है। भाषा की जो समागम है, भाषा की संसर्ग है, ये सामाजिक है, ये एकेडमिक भी नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी या कोई गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करता कि कौन सी भाषा को कहाँ कितना दूर बढ़ाया जाए, तो लोग डिसाइड करते हैं। लोग चाहते हैं इंग्लिश पढ़ाना, क्योंकि इंग्लिश में मर्यादा है, पैसा है, प्रेस्टीज है, लेकिन कैसे पढ़ाएं उसके ऊपर उनका कोई, मैं चाहने से तो नहीं हो जाएगा कुछ, लेकिन इसके लिए ऐसा इंग्लिश टीचर भी चाहिए, और उसी इंग्लिश टीचर भी मातृभाषा से इंग्लिश पढ़ाने के लिए उसका एक तरीका भी सीखना चाहिए कि फर्स्ट लैंग्वेज से सेकेंड लैंग्वेजेस को कैसे लिया जाए। वो नहीं हो पाता। हम देखिए, हमारे सिद्धांत और विचार और पॉलिसी और संविधान में कोई खोट नहीं है। हमारे देश में इतना अच्छा देश है कि इसमें संविधान भी बहुत अच्छा है, जिसमें बहुभाषिकता के ऊपर है, जाति धर्म के ऊपर भी है। दूसरी पॉलिसी में 1966 से 2020 तक, उसके बाद 2040-50 तक भी ये बहुभाषिकता के ऊपर भी रहेगी बात। ये अभी तो अब शुरू हुआ है, अभी तो हम लोग बिगिनियर्स हैं, ये आगे रहेगी, लेकिन रूपायन कैसे होगी? इसमें इतना बड़ा देश, इतने बड़े ऑफिसर्स शाही है, इतना बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, इसमें यानी जो मल्टीपल ऑप्शंस और क्रॉस कटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस ऐसा रहता है, इतना द्वंद्व रहता है, इतना बहुधा है कि मैं भी जो कह रहा हूं वो भी सच नहीं है, आप भी जो कहते हैं वो भी सच नहीं है। देयर इज ए आर्गुमेंट in favor of MLE, there is a counter argument also in favor of monolingualism। इसलिए अच्छा, मोनोलिंगुअलिज्म पहले से पूरा आस्थान जमा के सिंहासन में बैठा है, अभी हम जाके वहां जगह मिलने से हमको कहाँ मिलने वाला है? यही प्रॉब्लम होता है। हालांकि हमारे देश के सारे बुद्धिजीवी, अभी साहित्य अकादमी कहिए या यूनिवर्सिटीज कहिए या सरकार के सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स लोगों को भी कहिए, चाहे खुद पढ़े ना पढ़े, एकेडमिशियन से सुन के या भारत का एजुकेशन पॉलिसी को देख के थोड़ा बहुत 1-2 सेंटेंस कहते हैं कि हमारे राज्य में भी बहुभाषिक शिक्षा चला दो, लेकिन चलाने वाले मोनोलिंगुअल हैं, उनको मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का ट्रेनिंग है ही नहीं। तो आप करेंगे क्या करेंगे? तो उनको ट्रेनिंग करेंगे तो 25-30 साल तो लगेगा ही। उड़ीसा को तो 25 साल लग गया, हमने 95 से शुरू किया था, और 2015 तक बनते बनते 15-20 साल का प्रोग्राम बनाने के बाद, कन्विंस होने के बाद पॉलिसी बना, नहीं तो पॉलिसी भी नहीं बनता। तो आज उसका सुफल मिल रहा है उड़ीसा को। लेकिन छत्तीसगढ़ में हम देखें 9 साल से हम ट्राई कर रहे हैं, कुछ होता है कुछ नहीं होता है, बीच बीच में होते होते रुक जाता है, फिर रुकने के बाद फिर चलता है। तो ये सब झारखंड की हालत भी ऐसी है। यू हैव 4 ट्राइबल चीफ मिनिस्टर्स over a period of last 20 years. You don't have any language policy. Even the majority Munda and Santali people have also no voice in multilingual education. So this politics of oppositions, उसके बाद जो डायलेक्टिक्स है, जो द्वंद्व है, करेंगे या नहीं करेंगे। आप देखिए, जो MLE भी करते हैं, मैं सच बताता हूं, उनका नौकरी का कंपल्सन है बोल के वो MLE में काम करते हैं, लेकिन दिल से मानते हैं कि नहीं, क्या कर सकते हैं आप इसको। सो जो सच्चाई है, वो सच्चाई को जानना, उसी को सही मन से सब लोग मिलकर काम करना, और एक कॉमन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करेगा कि नहीं तो बीच में क्या होता है, ये एक प्रिटेंडेड लेबर हो जाता है, छलनात्मक श्रम होता है। यू डोंट बिलीव दैट थ्योरी बट यू डू इट बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन। ये भी प्रॉब्लम करता है हमारे डाइट में। SCRT में ऐसे काफी लोग हैं जो कि MLE के इंचार्ज रहते हैं, है ना, लेकिन वो इंचार्ज रहते हुए उसका विश्वास नहीं होता है, क्यों कर रहे हैं ऐसे बोलते हैं। तो डायरेक्टर के पास कहते हैं MLE होना चाहिए, बाहर आने से बोलता है मिश्रा जी क्या लफड़े में आपको डाल दे, हमको ये क्या होना है क्या नहीं होना है। तो आप देखिए, ये जो द्विधा है लोगों के पास, उसमें ये बेचारे फील्ड में जो काम करते हैं, उनको अगर कोई पॉजिटिव ऑफिसर मिला तो पॉजिटिव काम करेंगे, नेगेटिव ऑफिसर मिला तो ब्रांड लगा देंगे MLE का, काम करेंगे स्टेट लैंग्वेज का। सो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस तो रहेगा ही, ये रहेगा ही।
बाकी हम लोग को बहुत थ्योरी मेथड मालूम है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। ये तो सारे देश में थ्योरी मेथड है, विदेश में भी है, विदेशी लोग भी आए हैं हमारे उड़ीसा को, वो सब देखा। लेकिन आपने जो एमएलई किया, हमारा एमएलई अलग है भाई। हमारा एमएलई में जो सौरा में शिवानी नाग गए हैं, शिवानी को पता है 70% गांव है जहां गांव फुल मोनोलिंगुअल है। वो मल्टीलिंगुअल इसको क्या कहोगे, वो तो सौरा मोनोलिंगुअल हो गया ना। अगर आप ये थ्योरी में डालेंगे तो वहां तो तेलुगु और उड़िया बच्चे त्राही त्राही बुला रहे हैं सारे इसको, सारे को हमको सौरा में नहीं पढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे। इसीलिए मल्टीलिंगुअल की जरूरत है कि वहाँ उड़िया में भी पढ़ाया जाए, तेलुगु में भी पढ़ाया जाए, कोंद में भी पढ़ाया जाए और इंग्लिश भी बाद में पढ़ाया जाए। तो ये एक समाहित है, ये क्या है ना, रेसिप्रोकेट होना चाहिए लैंग्वेज और कंप्लीमेंट्री होना चाहिए। इस देश का समाज में उसका वो जड़ है। समाज जो कहता है उसको अगर एजुकेशन थ्योरी में ले जाएंगे कोई समस्या नहीं होगा, लेकिन सामाजिक थ्योरी को नहीं लेकर वेस्टर्न थ्योरी को लेने से, अरे भाई डेनमार्क में क्या हुआ था सौरा में थोड़ी होगा। तो बार बार बताया, ये बहुत शोभेश कुतनाम के साथ बहुत बात हुआ है। मैंने बोला ये हमारा सौरा मोनोलिंगुअलिज्म है, मल्टीलिंगुअलिज्म नहीं है। क्या करोगे तुम जिस जगह में 1000 गांव में अगर 900 गांव के लोग सौरा कहते हैं तो आप 100 लोगों को लेके, ये तो मेजोरिटी तो सौरा हो गया मोनोलिंगुअल, तो आपका थ्योरी तो वहां नहीं काम करेगा ना। ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मल्टीलिंगुअल एजुकेशन बहुत माने एरिया स्पेसिफिक होना चाहिए। बिली में क्या होगा, वागड़ी में क्या होगा, कुछ कॉग्निनेट लैंग्वेज जैसे छत्तीसगढ़ी और हिंदी मिलता जुलता है ना, तो मराठी और कोई भाषा मिलता जुलता है। जो सिस्टर लैंग्वेज है वहां थोड़ा सा सुविधा है, लेकिन बिल्कुल एक इधर इंडो आर्यन लैंग्वेज का मास्टर है और उधर द्राविडियन लैंग्वेज का स्टूडेंट है, तो क्या पढ़ेंगे आप? बिल्कुल सर, यही बात है प्रॉब्लम। हाँ, no, I think ग्राउंड रियलिटीज, मल्टीलिंगुअलिज्म का इंडिया का ग्राउंड रियलिटीज यही है कि आप जिस जगह को जाते हो उसी जगह का एक मल्टीलिंगुअल अप्रोच बनाओ और वहां पढ़ाओ। नहीं तो किसी दूसरे थ्योरी लेने से हो सकता है फिट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। यस, बट यस सर, एक्चुअली आपका जो शब्द है ना, भाषाएं एक दूसरे के शत्रु नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ताली मिला है सर। सो वेरी और मुझे अच्छा लगा कि हम जो एनिमिटी से निकल रहे हैं, कोई किसी का शत्रु नहीं है, ये बहुत बेहतरीन वे है। बट आई थिंक आप जो कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जरूर हम सबको उस पर गौर करना चाहिए। आई थिंक शिवानी wants to make a point, and Shivani, you make a point, then I'll go to Anjali, and Anjali, I'll give you 2 minutes. इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। पहला तो मेरा ये था कि देखिए हम इसीलिए हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की जब बात करते हैं, बहुत बार हम थ्योरी में फंस के कई बार ये भूल जाते हैं कि अगर हम रोजमर्रा का जिंदगी देखें तो लोग मल्टीपल भाषाओं के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, सीखते हैं। किसी एक जगह अगर 2 भाषाएं बोली जा रही हैं तो उन 2 भाषाओं में भी संवाद हो रहा है। So it's very unlikely that I'm living in a place where 3 languages are being spoken and I just can't make sense of it. You know, आप बच्चों को अलग-अलग भाषाओं के बच्चों को साथ में बिठा के देखिए और आप देखिए वो कम्युनिकेट करेंगे, राइट? लिंक लैंग्वेजेस बन जाएंगी। लैंग्वेजेस आर एक्टिव लिविंग concepts. They are not static, they are not frozen, they pick from one another. तो बहुत इसमें फंसने का जरूरत नहीं है। We have to learn from what is out there, then impose something on it. Second point which I wanted to make in response to, when we were talking about English education and why is there a reservation around it. See, I also want to bring the issue of public and private education. जब तक हम education को commodity की तरह बेचेंगे तब तक कंज्यूमर प्रधान है, और कंज्यूमर चाहे उस चीज को समझे ना समझे, हमको वो बेचना है जो बिकता है। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन बिकता है, राइट? उसमें अब हमेशा, जैसे कृष्ण कुमार कहते हैं कि व्हाट इज वर्थ टीचिंग, आप हमेशा स्टूडेंट से नहीं पूछेंगे ना। एज अ टीचर यू विल आल्सो हैव टू टेक अ कॉल ऑन व्हाट मे बी वर्थ टीचिंग। सो इफ वी थिंक ऑफ अ पब्लिक एजुकेशन,
where it is not consumer driven, मतलब it is driven to empower them, but not as a service जिसमें जिस चीज का डिमांड है वो वैसे जाएगा, तब तक भी हम इसको नहीं बदल पाएंगे। क्योंकि अभी आप देखिए मदर टंग बेस्ड एजुकेशन या मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिर्फ पब्लिक स्कूल्स में है, या बहुत कम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए नहीं चल रहे हैं। प्रॉफिट मेकिंग इज व्हाट इज आल्सो ड्राइविंग in the English market, understood and placed in this context. Just that. Thanks, Rita, for giving me this. Thank you, Shivani. I think Anjali wants to say something. Anjali, go ahead. Unmute yourself. Anjali, unmute करो. Unmute करो पहले. Anjali, can't hear you. Yeah. Please. Nice to see you, Anjali. Go ahead. Yeah. Actually, I won't be duplicating any of the points, but I think some crucial points and some experiences, not detailed experiences, but reflections I want to put here. एक तो हमने लिपि की बात अभी इस पूरे डिस्कशन में बिल्कुल नहीं की। जैसे एक भाषा एक व्यक्ति की पहचान होती है, उससे जुड़ी कौन सी लिपि वो इस्तेमाल करेगा, वो भी कभी कभी उससे भी ज्यादा पहचान की बात हो जाती है। और मैं अभी 2 भाषाओं के संदर्भ में, एक थोड़ा पुराना एक्सपीरियंस है और एक अभी करंटली, मैं खुद एक गोवन हूं और मेरे परिवार में 5 भाषाएं थी, जो जिनमें से 3 भाषाएं 2 पुश्त पहले हमारे एंसेस्टर्स ने छोड़ दी। तो इसलिए मैं एक तरह से मोनोलिंगुअल, और फिर यहाँ की भाषा हिंदी मैंने सीखी। तो मैं बहुत कोशिश कई सालों से, जब से ये मल्टीलिंगुअलिज्म में काम कर रही हूँ, पहले तो कोंकणी सीखने की कोशिश की, लेकिन कोंकणी के आज तक एक एडल्ट को सीखने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं हुआ। दूसरी भाषा जो गोवा की रही है वो पोर्चुगीज, लेटर दिस थिंग, बट पोर्चुगीज रही है। और क्योंकि पोर्चुगीज एक यूरोपियन लैंग्वेज है, तो CEFR में आने की वजह से वहां बहुत बढ़िया तरीके से एक एडल्ट 2-3 सालों में कैसे सीख सकता है वो है। और ये कोविड की वजह से गोवा यूनिवर्सिटी ने पोर्चुगीज का ऑनलाइन, अब देखिए वहां कोंकणी डिपार्टमेंट भी है, 2 साल हो गए, 2 बैचेस कंप्लीट हो रहे हैं पोर्चुगीज के, लेकिन कोंकणी डिपार्टमेंट ने अभी कुछ वो नहीं किया। गोवा में दूसरा जो लिपि से माइनॉरिटी को एक्सक्लूड करने की जो बात है, वो गोवा मेरे ख्याल से अकेला प्रदेश है जिसको अपनी राजभाषा के लिए भी लड़ाई सड़कों पर करनी पड़ी। कोंकणी के लिए, अपने स्टेट के लिए तो करनी ही पड़ी, लेकिन कोंकणी के लिए सड़क पे लड़ाई हुई है। और उसमें, उस लड़ाई में देवनागरी स्क्रिप्ट को ही ऑफिशियल पर्पसेस के लिए रिकॉग्नाइज किया है। कोंकणी 5 स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती है, 2 प्राइमरी हैं गोवा में, 3 कह सकते हैं, पर्शो अरबिक भी, क्योंकि गोवन मुस्लिम्स भी हैं, अब बढ़ भी रहे हैं, 8-9% हैं करीब। तो रोमी में जो भी काम है, रोमी एसोसिएट होती है, रोमी स्क्रिप्ट विथ द कैथलिक्स। तो रोमी स्क्रिप्ट में जो भी काम है वो प्राइवेटली कैथलिक्स और कैथलिक इंस्टीट्यूशंस ही कर पाते हैं। और अगर उनको वो गरीबों के साथ भी काम करते हैं, अगर उनको एडेड स्कूल मिला है तो उनको देवनागरी में ही करनी। और उनका एक कल्चरल आइडेंटिफिकेशन, मैं उनके साथ यही डिबेट कर रही हूँ कि भैया सीख लो, देवनागरी भी सीख लो। वहां से मुझे समझ में आया द एसोसिएशन फॉर पहचान समटाइम्स ऑफ द स्क्रिप्ट, और उसकी वजह से एक्सक्लूजन। तो गोवा का ज्यादा जो माइग्रेशन हुआ है वो कैथलिक्स का लगभग 25% इसलिए हुआ है क्योंकि ये एक्सक्लूजन हुआ है और गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटी जॉब्स में इंक्लूजन नहीं हुआ है। दूसरा जो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो एक्सक्लूजन है, ये हम अक्सर हिंदी, इंग्लिश या इंडियन लैंग्वेजेस और वेस्टर्न लैंग्वेजेस की जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि सब बुराई ब्रिटिशर्स से ही आई, और हम भूल जाते हैं कि हमारी जातीय प्रथा जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी घुसी हुई है, उसने हजारों साल तक शायद जो दलित तबका है उनको स्क्रिप्ट से महरूम रखा और इस तरह के एजुकेशन से महरूम रखा। और दूसरी तरफ ये महरूम रखने का एक हमें एक्सपीरियंस हुआ लद्दाख में। अभी शायद
नेगोशिएशन से लद्दाखी लैंग्वेज बौद्धिक स्क्रिप्ट में अब हो रही है, अब उसके कुछ पेपर्स वगैरह भी निकल रहे हैं। लेकिन मंक्स ने लोकल बौद्धिक कलोकियल उसको स्क्रिप्ट नहीं होने दिया, ये कह के कि वो देवों की भाषा है, इंसानों की भाषा स्क्रिप्ट नहीं हो सकती। आप सिर्फ बोल सकते हो, स्क्रिप्ट नहीं हो सकती। और इस रेजिस्टेंस की वजह से और जम्मू और कश्मीर के भाग होने की वजह से सालों साल तक वहां उर्दू मीडियम चलता था पहले, और अब आज की तारीख में भी इंग्लिश मीडियम, गवर्नमेंट स्कूल्स आर इंग्लिश मीडियम। दे कैन नॉट लर्न इन देयर ओन लैंग्वेज बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक दिस। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं कि 22 हमारे जो 8th शेड्यूल के लैंग्वेजेस हैं, 38 आर वेटिंग इन द विंग्स टू बिकम, बट उनके लंबी हर एक लैंग्वेज की लंबी लड़ाई जो हुए भी हैं, उनमें भी अब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां कितने शेड्यूल्ड ही लैंग्वेजेस में, जो शिवानी बात कर रही थी, ग्रेजुएशन के कोर्सेज आपको मिलेंगे कॉलेजेस में। शायद बंगाली तमिल में 1-2 कॉलेजेस में मिले, नहीं तो वहां ग्रेजुएट लेवल नहीं है। शायद एमए में कुछ लैंग्वेज के डिपार्टमेंट्स हों। तो संताली में आप लोग बताएंगे उड़ीसा से कि संताली और उधर बोडो और मैतेई में कोई ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज बने हैं कि नहीं। छत्तीसगढ़ के स्टेट बनने से छत्तीसगढ़ी जो है वो कम से कम ग्रेजुएशन में छत्तीसगढ़ी का कोर्स, कोंकणी का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। तो हाँ, ये एक चीज। और चौथी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो स्कूल में जो एंट्री है, हम लोग सब हैं सिविल सोसाइटी के, आज जो इस ग्रुप में है अधिकांश, शायद 1-2 कुछ टीचर्स होंगे, लेकिन हम सरकारी स्कूल में घुसने की पूरी कोशिश करते हैं और बाहर माहौल अपने भाषाओं को बोलने का, जैसे गोंडी एरियाज जो हैं यहाँ पे, गोंडी आपके इलाकों में भी हैं गोंड्स, यहाँ पे रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, यहाँ सबके गोंड्स ने गोंडी भाषा छोड़ दी। लेकिन गोंड माइग्रेंट्स जो भोपाल में हैं वो गोंडी बोल रहे हैं, और अब मुस्कान संस्था की वजह से गोंडी पढ़ लिख भी रहे हैं और उसको जारी रख रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये जो हम कम्युनिटी स्पेसेस में हमने वो जो एब्डिकेट किया हुआ है हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, और उसमें मुझे उन्नति का बहुत अच्छा लगा। एक कहीं पता चला था कि गोंडी सीखने का कोर्स आपने बनाया, क्योंकि हम जब लोगों को शाहपुर में कहते थे कि गोंडी रखो करके, तो हम तो नहीं कहते थे कि हमको सीखना है, उनको तो अंग्रेजी सीखना है, और वो कहते थे आप मदद करो सीखने की। तो हम उनको वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं उनकी भाषा सीख के। तो अगर ऐसे कोर्सेज हों माइनर लैंग्वेजेस में, गोंडी है, इवन बुंदेलखंडी है, मैथिली है, भोजपुरी है, कम्युनिटी लेवल सेंटर्स, वो हमारा काम करने का। Yeah, Anjali, I think very valid points, और as usual, always हमारे को चैलेंज करने के लिए और नया चीज बताने के लिए, आई थिंक जो लिपि वाली बात है, हायर एजुकेशन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ऑफर की बात है, एंड आई थिंक दिस द अंडरलाइन कास्ट जो and also if all of us can start and grow community centers and WhatsApp groups also, and online learning of the languages of the area where we are working, ताकि एक माहौल बने और बढ़े। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि यही एक प्रयास है आज का, जो ये प्रयास था, क्योंकि हम लोग कुछ लोग जो छोटे छोटे संस्थाएं हैं और इतनी हमारी एक्सपर्टीज अभी एमएलए में हुई नहीं है, कुछ प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे एक छोटा सा ग्रुप हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी का ये एक पहला हमारा एक प्रयास है, जो हेमांगी और मैंने बात की, और बाकी कुछ भी साथी यहाँ पे हमारे जुड़े हैं, जो अब संस्था में नहीं भी है हमारे जैसे, मैं वही बोल रही हूँ ना, तभी तो आपको मौका दिए ना, आप जैसे लोगों को तभी तो लाएंगे, पहले प्लेटफॉर्म तो क्रिएट करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। नहीं अंजलि, अभी तो शुरुआत है और आगे बहुत लंबा चलना है आपके साथ।
बिल्कुल। तो बात यहाँ पे यही है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई एक बंदा और ये सब जो एक एजेंडा को आगे ले ही नहीं जा सकता, और हमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने की बहुत जरूरत है। तो अभी समय है कि 2 बजे, एक्चुअली हमारे पास 2 घंटे हो गए बिफोर वी कुड रियलाइज। तो मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि 2-3 क्वेश्चन लूं, पर इससे पहले हेमांगी वांट्स टू, बिकॉज उस समय उसकी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इफ शी कैन 1 मिनट दे सकती हूँ हेमांगी आपको, उसके बाद आई कैन टेक कपल ऑफ क्वेश्चन एंड देन मे बी लास्ट कमेंट्स फ्रॉम शिवानी एंड महेंद्र जी। हाँ हेमांगी, ओवर टू यू। ओके, मेरी आवाज सुनाई दे रही है शायद आपको? हाँ, ओके। तो मैं बस 1-2 चीजें ही हाईलाइट करना चाहती हूँ, वैसे है बहुत सारी चीजें, पर 2 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। एक तो हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, तो मैं आपके सामने हमारा एक क्लासरूम का नियोजन है वो पेश कर रही हूँ। हम लोग हमारी क्लासेस में अक्सर 3 भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कभी भी नहीं कहते कि हमारी लर्निंग सेंटर सिर्फ कोरकू मीडियम है या तो फिर मराठी मीडियम है। हम कोरकू, हिंदी और मराठी तीनों माध्यम भाषा का इस्तेमाल वहां पे करते हैं। इसीलिए मेरा ये कहना है कि ये जो नोशन है कि स्कूल की लैंग्वेज, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक ही हो सकता है, उसको ब्रेक करना जरूरी है, एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पे। आगे के लेवल पे हमें सोचकर कुछ पोजीशन लेनी होगी, लेकिन ये पोजीशन हम लोग हमारे अनुभव के साथ ले रहे हैं कि वो जो नोशन है कि एक ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, उसको तोड़ना जरूरी है प्राथमिक कक्षा के तौर पर। वहां पे 3-4 भाषाएं भी माध्यम भाषा बनकर आ सकती है। ये मुझे एक बात कहनी है। और दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि यहाँ पे आप देखेंगे, जो मैंने प्रेजेंट किया था वहां पे आप देखेंगे कि कोरकू, हिंदी, मराठी भाषा, हम लोग भाषा भी लिखते हैं। अगर आप देखेंगे तो भाषा भी हम लिखते हैं कि जो कोई सेशन है वो सेशन किस भाषा में चलेगा। तो इस तरीके से इसका अंतर्भाव होना बहुत ही पॉसिबल है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जैसे अंजलि ने कहा कि हमने कोरकू भाषा में कोर्स बनाया है, तो स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि शिक्षकों को बच्चों की भाषाएं नहीं आती है और उनको वो सिखाने वाले भी कोई नहीं होते, अपने से सीखने की अपेक्षाएं रखते हैं। तो मेरी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये मेरा कहना है कि आप सभी जो भाषा है, 56 भाषाएं, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसीलिए हर भाषा का सीखने का कोर्स बनाना जरूरी है, जो किसी भी फॉर्म में टीचर्स को अवेलेबल हो। क्योंकि हमने ये देखा है, जो हमने कोरकू भाषा का कोर्स बनाया उसमें हमने ये देखा है कि ये भाषा का कोर्स होने की वजह से शिक्षकों को और जो कोई पार्टिसिपेंट थे उनको भाषा समझने में मदद हुई, और फिर वो जब बच्चों के साथ बात करते हैं तो भाषा और एनहांस होती है। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है, कि डाइट की जिम्मेदारी है, राज्य शासन की जिम्मेदारी है कि कोरकू किसी भी लैंग्वेज का कोर्स बनाए। महाराष्ट्र में अक्सर 56 भाषाएं कहूंगी मैं कहूंगी कि है, तो 56 भाषाओं का कोर्स बनना जरूरी है। जो कोई ये सीखना चाहता है वो होना जरूरी है। बस ये पोजीशन में ये 2 पोजीशंस हैं। आई थिंक वेरी वेल सेड एंड आई थिंक सम एक वे फॉरवर्ड जिसकी हम बात कर रहे थे, तो आपने ऑलरेडी हमें 2 वे फॉरवर्ड दिया है और अंजलि ने ऑलरेडी और एक वे फॉरवर्ड दिया है हमें। तो मैं चाहती हूँ कि हम अभी 2-3 क्वेश्चंस फटाफट लें, उसके बाद में भी लास्ट कमेंट्स लेंगे महेंद्र जी से और शिवानी से ऑन द वे फॉरवर्ड। सो एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? किसी के पास कोई सवाल है? कहीं से भी हो सकता है, आप हिंदी, इंग्लिश और अपनी भाषा में भी आप बोल सकते हैं, हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। कोई पूछना चाहता है क्या हमें? एनीबॉडी और एनीथिंग? आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट भी दे सकते हैं। हाँ, किशोर शायद कुछ कहना चाहते हैं लेकिन म्यूट है। हाँ किशोर, ठीक है। हाँ आई थिंक उन्होंने लिख के दिया है। हाँ ओके, किसी का और कोई सवाल है क्या? क्योंकि हम चाहते हैं सवाल जवाब भी लें। ओके, आई थिंक शायद ये बस एक लाइन और बोलनी थी। किशोर जी कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट। हाँ किशोर बोलिए बोलिए। हाँ किशोर बोलिए बोलिए। हेलो, उनकी आवाज में कुछ तब तक मैं एक लाइन बोल दूं बस। ओके ओके, एक्चुअली उन्होंने बोला कि उन्होंने लिख के दिया है तो इट्स वी कैन। अंजलि ऐड करो। हाँ, आई जस्ट वांट टू ऐड वन लाइन कि जब हमने
80s में मदर टंग मीडियम कम्युनिटी के साथ बात करने की कोशिश करी तो जो आप सब ने बोला वो रिएक्शन था। लेकिन 2000 के डेकेड में जब हमने उसको मल्टीलिंगुअल रखा, जिसमें हमने कहा हम अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे और आपकी भाषा को भी सशक्त करेंगे और हिंदी भी चले, तो just this approach of multilingualism also gets much better response. That's what I just wanted to say. नो वेरी गुड। आई थिंक ये है कि जैसे हम वही बात कर रहे हैं कि कोई जब हम बात शत्रुता की बात कर रहे हैं, कोई भाषा किसी के खिलाफ नहीं है, सबको साथ में एग्जिस्ट करना है और ग्रो करना है। और मैं तो एमएलए की मतलब मेरा नॉलेज जीरो है, तो इवन इफ आई एम कन्वीनिंग दिस मीटिंग, बट आई थिंक मेरे लिए बहुत ही एजुकेशनल रहा। तो मैं जाते जाते अगर महेंद्र जी अगर आप कुछ हमें बताएंगे कि वे फॉरवर्ड आगे के लिए हम क्या रास्ता अपनाएं, 2-3 सुझाव तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 1-2 चीज अगर आप बताना चाहें दैट विल बी गुड। ओके, ओवर टू यू। यही है कि आपके तो राजनीतिक लोकतंत्र है, देश में दिखाई दे रहा है, लेकिन भाषिक लोकतंत्र और सांस्कृतिक लोकतंत्र जिसमें कि 90% लोग 90% लोग जीते हैं, उसी लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ी प्रयास है ये। गांधी जी का एक वाक्य है कि हमारे देश में जो एक ज्ञान का एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल ट्री था, उसको ये विदेशी सरकार ने उसको उखाड़ा है, लेकिन उसका जड़ अभी भी हमारे देश में कहीं ना कहीं मिट्टी में है, और उसी जड़ को फिर उखाड़ने की जरूरत है, फिर जगाने की जरूरत है, और अभी जग रहा है। ये 21वां शताब्दी जो है, 21st century is the century of the marginalized। ये 21वीं शताब्दी में सारे लोग जिसको आज तक भी भाषा नहीं मिला, आइडेंटिटी नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, ये अधिकार का शताब्दी है। और आप देखेंगे ये तो अभी 10,000 20,000 की बात कर रहे हैं, 500 पॉपुलेशन की भाषा को भी उतना मान्यता देना होगा जितना 5 लाख को या 5 करोड़ को दिया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे मित्र जो अपने एक नया प्रयास में चलते हैं, लेट देम फील इट एज ए लविंग स्ट्रगल। ये प्रिय संघर्ष होना चाहिए, और ये प्रिय संघर्ष को जितने 25 साल 30 साल जिंदगी भर लगाएंगे, तो आपको एक इस देश की मिट्टी के साथ काम करने का सबसे बड़ा सम्मान और अनुभव मिलेगा। थैंक यू। मुझे आपका ये शब्द बहुत अच्छा लगा, प्रिय संघर्ष। तो मैं ये मेरा बिगेस्ट टेकअवे है फ्रॉम टुडेज सेशन। तो शिवानी, नाउ ओवर टू यू। ओके, या थैंक यू रीता। मैं बस यही कहना चाह रही थी, किशोर जी का सवाल भी पढ़ा कि अल्टीमेटली बात वही है कि हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात की कौन से प्रिंसिपल्स पे करेंगे। सिर्फ आइडेंटिटी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन आइडेंटिटी एक कोएग्जिस्टिंग आइडेंटिटीज के स्वरूप में, और आइडेंटिटी का असर्शन विज़-वी अदर आइडेंटिटी, दीज आर आल्सो क्वेश्चंस ऑफ आवर टाइम्स। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का इमेजिनेशन अगर हमारा सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, बोथ इन एक्सेस ऑफ नॉलेज एंड इन प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, यहाँ से आएगा, तो इसमें आइडेंटिटीज का एग्जिस्टेंस, उनका स्ट्रेंथनिंग होना किसी के लिए भी खतरे की बात नहीं होगा, राइट। लेकिन और इसमें ये चीजें सच में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पर हम अगर इस सवाल को इस सवाल को हम एकदम एक सोशल जस्टिस के उससे भी बोल सकते हैं, और लैंग्वेज के सवाल को एकदम लिंग्विस्टिक पोजीशनिंग से भी बोला जा सकता है। तो आज के टाइम पे इस सवाल को सही सतह पे खड़े होके पूछना भी बहुत बहुत जरूरी है कि हम बहुत भाषाओं की बात कर रहे हैं, हम भाषाओं के कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम लैंग्वेजेस के जो हायरार्की है, एक लैंग्वेज किसी लैंग्वेज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस चीज को चैलेंज करते हुए लैंग्वेजेस की कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे थोड़ा एनईपी जैसे डॉक्यूमेंट से संदेह होता है जब वो बोलते हैं कि सम आवर लैंग्वेजेस आर ग्रामेटिकली बेटर और मोर साइंटिफिक, बिकॉज देयर इज नथिंग टू प्रूव दैट। सो आवर pushing or our fighting for multilingual spaces and multilingual language has to come from a position of equality and coexistence with one another,
विदाउट हायरार्की। अदरवाइज जो खतरे की बात जो किशोर दरक जी ने जिस तरफ हमको पॉइंट किया, वो फिर उससे जूझना मुश्किल हो जाएगा कि फिर हर एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज से लड़ेगा। तो इन्हीं सवालों पे अगर हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात करें, इन प्रिंसिपल्स पे बात करें, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पे बात करें, तो वो शायद इस मूवमेंट को आगे ले जाने में ज्यादा मददगार साबित होगा। थैंक यू सो मच शिवानी। एंड मुझे लग रहा है कि समय को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इस चर्चा को हमें खत्म अभी करना चाहिए, और ये बातचीत तो चलती रहेगी, बट जैसे हमने बात की, ये सिर्फ मदर लैंग्वेज, हम मदर टंग जब बात करते हैं, एक ही परिवार में मदर टंग्स है ना, एक ही भाषा भी नहीं है। तो अभी हर जगह पे हम एक मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, हमारी दफ्तर हो, जहां भी हो। तो आई थिंक हर जगह पे हमें रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, और हम सब एक स्टेक होल्डर हैं, हम इस पे क्या कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं खत्म करूं, मैं आज की जो विनर है उनको अनाउंस करती हूँ। आई थिंक स्वयं प्रभा वाज द विनर। शी आंसर्ड बोथ द क्वेश्चंस जो हमने पूछा था। 8 शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं और कितनी मदर टंग हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था 2001 की सेंसस के दौरान, उन्होंने सही जवाब दिया था। पहले का आंसर है 22 और सेकंड का अराउंड 10,000 लैंग्वेजेस। तो स्वयं प्रभा को बहुत सारी बधाई। और ये जैसे मैंने बताया, एक प्रयास था हम लोगों का कि हम कैसे, जो प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम तो अपनी अपनी छोटे छोटे संस्थाओं में, जैसे उन्होंने बोला, प्रिय संघर्ष करते रहते हैं, महेंद्र जी ने जैसे बताया, पर साथ में हमें एक मैक्रो लेवल पे भी आने की जरूरत है। और जैसे अंजलि ने बताया कि जरूरी नहीं कि संस्थाएं ही आए, व्यक्ति भी आए, हर रिसर्चर भी आए, हर प्रकार के लोग हैं। और जैसे मेरे जैसे जो एमएलई से बहुत कम जिनको नॉलेज है, उस तरह के लोग भी जुड़े, तभी जाके सबकी जब एजेंडा बनेगा तभी आगे हो पाएगा। सिर्फ एमएलई के कुछ ही लोगों को लेकर अगर हम एमएलई की बात करेंगे, वो आगे शायद नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं उस इग्नोरेंस के साथ भी मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि हमें लाने की, इकट्ठे आने की भी ज्यादा जरूरत है। और ये एक छोटी सी प्रयास थी हमारी तरफ से। आप सबने इतनी बेहतरीन पार्टिसिपेट किया, और आई एम रियली very very happy, and it's with these encouraging words from Mahendra ji and Shivani, I think we should definitely continue this struggle. And I just want to thank all panelists, Hemangi, Shivani, Mahendra ji and Rupesh for their time and valuable insights. And a special thanks to Unnati team and Patang team for putting all this together, and thank you very much. So have a good day and see you soon. एक parting ये, all of you and all in your organizations, if you can take up as an each person learns one more language. Yes. That's a good one. एक स्क्रीनशॉट भी लेते हैं बंद करने से पहले, ताकि एक फोटो भी हो जाए, है ना। ले लो भाई, कैसे लेते हैं, मुझे ये सब चीजें पता नहीं है, आप लोग ले लो। हाँ, सो वीडियो ऑन करे तो ठीक रहेगा शायद। हाँ, वीडियो अगर ऑन कर पाए तो अच्छा रहेगा। एक फोटो ले लें। और स्वयं प्रभा, आपको देख पा रही हूँ, आपको इनाम मिलेगा मेरे तरफ से जब मैं जाऊंगी पतंग में। थैंक यू। रूपेश आप ले रहे हैं क्या फोटोग्राफ? थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग किया है, आई डोंट नो वेदर वी रिकॉर्डेड दिस और नॉट। हाँ, रूपेश आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। संतोष आप ही लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।